हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश बाय विनोद शर्मा चैनल पे, जिसपे एक सीरीज चल रही है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें हम इंग्लिश लिटरेचर को समझ रहे हैं, उसके बेस को समझ रहे हैं कि कहाँ से लिटरेचर में कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं और उसमें कुछ मेजर राइटर्स हुए हैं, उनके वर्क्स हुए हैं। तो हर एज का एक मेजर राइटर्स और पोइट्स का एक ग्रुप होता है, स्कूल्स ऑफ पोएट्रीज होते हैं और हर एज की अलग अलग लिटरेरी थ्योरी होती है, किस तरीके से लिटरेचर हर एज में अलग-अलग लिखा जाता है, उन सबको हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। इसी सीरीज में हमने बहुत सारे वीडियोस को डिस्कस किया है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, तो जाके देखिए जाके, क्योंकि उसमें हमने थ्योरी कवर किया है। देन हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है, उसमें हम एमसीक्यू लेके आते हैं। एमसीक्यू सारे उस एज से रिलेटेड कवर करते हैं। इसी सीरीज में हमने मिडिल पीरियड को डिस्कस कर लिया है, एलिजाबेथन को डिस्कस कर लिया है एंड उसके बाद हमने जैकोबियन और जो कैरोलिन एज है उससे भी हमने वीडियोस डिस्कस कर लिए हैं। तो इसी पार्ट में हमारा जो ये आज का वीडियो है, ये है कॉमनवेल्थ और प्यूरिटन एज पे सेंटर, ठीक है, जो कि 1649 से लेके 1660 तक चला था। तो इससे जुड़े जो भी थ्योरेटिकल फैक्ट्स बन सकते हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हो सके, चाहे आप DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर BPSC TRE की प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सब में जहां भी इंग्लिश लिटरेचर पूछा जाता है वहां पे ये मेजर पॉइंट्स पूछे ही जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन विद वेरी वार्म वेलकम। ओके, सो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमनवेल्थ, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉमनवेल्थ जो एज है इसकी स्थापना कैसे हुई। ठीक है, तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि जो चार्ल्स फर्स्ट हैं उनको क्या कर दिया जाता है, उनको उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, जब इंग्लिश सिविल वॉर चल रहा था, इंग्लिश सिविल वॉर के टाइम पे, इंग्लिश सिविल वॉर जो चल रहा था उसमें क्या होता है, उसका एंड जो होता है वो किंग चार्ल्स फर्स्ट के एग्जीक्यूशन से होता है। ठीक है, किंग चार्ल्स फर्स्ट, ठीक है, याद रखिएगा ये मेजर पॉइंट्स हैं कि किंग चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है किसके साथ मिलके। तो ये जो ओलिवर क्रॉमवेल है, यहाँ पे नाम देखिएगा, ओलिवर क्रॉमवेल ने जो एक फोर्स थी उस टाइम पे जो पार्लियामेंट को सपोर्ट करती थी, उसका नाम क्या था बताइएगा। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया है, आप अगर ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा, उसका नाम था राउंड हेड्स, राउंड हेड्स। ठीक है, और जो मतलब किंग को सपोर्ट करते थे, मोनार्क को सपोर्ट करते थे, उसको क्या बोलते थे, उसको कैवेलियर बोलते थे। ठीक है, तो ये दो ग्रुप्स थे। ठीक है, तो इसमें राउंड हेड्स के साथ मिलके जो पार्लियामेंट का सपोर्ट किया और यहाँ पे क्या हुआ, इनकी लीडरशिप में ही कॉमनवेल्थ पीरियड की स्थापना हुई। ठीक है, तो ओलिवर क्रॉमवेल के टाइम पे ही उनसे ही मतलब कॉमनवेल्थ की शुरुआत होती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारा जो भी फैक्ट था। ठीक है, अब हम देखेंगे एबोलिशन ऑफ मोनार्की, ये पॉइंट देखिए, द मोनार्की वॉज एबोलिस्ड, यानी कि मोनार्की का जो शासन था वो पूरी तरीके से अब यहाँ पे खत्म हो गया था। एंड इंग्लैंड वॉज रूल्ड बाय पार्लियामेंट एंड क्रॉमवेल्स प्रोटेक्टोरेट। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या था, मोनार्की पूरी तरीके से खत्म हो गई थी इंग्लैंड में और अब वहां पे पार्लियामेंट और क्रॉमवेल प्रोटेक्टोरेट के अंडर ही सारी चीजें होती थी, सारे रूल रेगुलेशंस जितने भी थे वो पार्लियामेंट डिसाइड करता था। क्लियर। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे एक टर्म काफी ज्यादा पॉपुलर था, उसको डिस्कस कर लेते हैं, प्यूरिटेनिज्म। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। प्यूरिटेनिज्म वाज अ रिलीजियस मूवमेंट दैट इमर्ज्ड इन द 16th एंड 17th सेंचुरी इन इंग्लैंड, यानी कि प्यूरिटेनिज्म कब आया, तो ये आया था 16th और 17th सेंचुरी के बीच में। कहाँ पे, तो इंग्लैंड में। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। Puritans sought to purify the Church of England from what they saw as demands of Catholicism। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये प्यूरिटन्स जो थे ये चाहते थे कि मतलब जो इंग्लैंड का चर्च है उसका अपना चर्च होना चाहिए जो कि बाइबल को सपोर्ट करे, ना कि रोमन कैथोलिज्म को सपोर्ट करे। ठीक है, रोमन कैथोलिक चर्च को ना सपोर्ट करे बल्कि बाइबल में जो शिक्षा दी है जीसस ने उसको सपोर्ट करे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि प्यूरिटेनिज्म जो थे वो बाइबल की स्टडी पे जोर देते थे। ठीक है, क्लियर।
अब यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया, यही मेन इसका फैक्ट था कि इस पूरे नोट्स का यही मतलब था। बाकी आप देख सकते हैं मेन यही था कि प्यूरिटेनिज्म का मूवमेंट कब आया इंग्लैंड में, तो ये 16th एंड 17th सेंचुरी में आया और ये एक तरीके का रिलीजियस मूवमेंट था। यानी कि प्यूरिटेनिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, शुद्धतावाद। शुद्धतावाद किसमें होना चाहिए शुद्धता, तो ये चर्च को प्यूरिफाई करने की बात करते थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए व्हाट्स प्यूरिटन। अब प्यूरिटन क्या है इसके बारे में डिटेल से थोड़ा देख लेते हैं। प्यूरिटन रेफर्स टू एनी नंबर ऑफ प्रोटेस्टेंट ग्रुप्स who sought to purify the church of England and separate the church from the government। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, प्यूरिटन जो था वो एक तरीके का प्रोटेस्टेंट ग्रुप था जो कि चर्च को प्योरीफाई करने की बात करता था। ठीक है, यानी कि कैथोलिक रोमन कैथोलिक चर्च से सेपरेट होने की बात करता था, यानी कि इंग्लैंड का जो चर्च हो उसमें बाइबल को सपोर्ट करता था और उसका ये मानना था कि चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है ना वो सेपरेट हो जाए और मतलब चर्च जो होता है उसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट के अपने रूल्स हैं एंड चर्च है उसके अपने रूल्स हैं। ठीक है, डिजायर्ड अ रिटर्न टू सिंपलर फॉर्म ऑफ वर्शिप, यानी कि उनका ये मानना था कि वर्शिप की सिंपलर फॉर्म की तरफ रिटर्न करें, यानी कि चर्च लोग क्या कहते थे, जबरदस्ती लोगों से चीजें वो थोपने की कोशिश करते थे, लेकिन नहीं, ये कहते थे नहीं, हम सिंपल तरीके से जिसको चाहिए वो वर्शिप करें। रिलीजन का मतलब क्या था, रिलीजन का मतलब था अ पर्सनल एक्सपीरियंस गॉड डायरेक्ट टू द इंडिविजुअल, नो नीड फॉर क्लर्जी और गवर्नमेंट टू एक्ट एज मिडल मैन। यानी कि यहाँ पे रिलीजन का मतलब था कि ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, गॉड जो है ना वो इंडिविजुअल को डायरेक्ट करता है कि वो उनकी मतलब भक्ति करे या ना कहे करे, इसमें मतलब किसी भी क्लर्जी या फिर गवर्नमेंट का मिडिल मैन बन के मतलब अपनी मतलब गॉड की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए किसी क्लर्जी या गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता कि प्यूरिटन जो होते थे ये मतलब ये कह रहे थे कि आप रोमन जो कैथोलिक चर्च है उससे सेपरेट होके रहे, मतलब इंग्लैंड का जो चर्च था उससे सेपरेट होके रहे। इंग्लैंड के चर्च में ये बाइबल पे ज्यादा फोकस करते थे, यानी कि बाइबल की शिक्षाओं का प्रसार करते थे और इनका ये मानना था कि डिजायर्ड अ रिटर्न टू सिंपलर फॉर्म ऑफ वर्शिप, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार मतलब भक्ति की तरफ बढ़े, ऐसा इनका मानना था। और रिलीजन का मतलब ये था कि इनका ये रिलीजन जो होता है, ये धर्म जो होता है, ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, हमारा मन होगा तो हम मानेंगे, हमारा मन होगा तो नहीं मानेंगे, यानी कि किसी के ऊपर थोप नहीं सकता कोई चीज। और यहाँ पे इनका ये कहना था कि गॉड जो है ना वो डायरेक्ट चूज करता है किसी इंडिविजुअल को अपनी भक्ति करने के लिए, इसमें किसी मिडल मैन की जरूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पर ना ही गवर्नमेंट की जरूरत है ना ही किसी क्लर्जी मैन की जरूरत है किसी को ये शिक्षा देने के लिए कि वो भक्ति करे या ना करे। ठीक है, क्योंकि ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, पर्सनल श्रद्धा होती है, इनका ये मानना था। ठीक है, तो बढ़ते हैं। सो लैटिन में एक फ्रेज है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि जो प्यूरिटन्स थे उनके कोर बिलीव्स क्या हैं। ठीक है, तो ये फ्रेज थी सोला फिडे एंड सोला ग्रेसिया सोला स्क्रिप्चुरा, तो ये पूरी एक फ्रेज है। ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि कभी कभी आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोर बिलीफ को अगर पूरा समराइज करके आपको बताना हो तो लैटिन की उस फ्रेज का नाम बताइए। ठीक है, तो सोला फिडे सोला ग्रेसिया एंड सोला स्क्रिप्चुरा। ठीक है, अब देखिए इनका मतलब क्या होता है कि सोला फिडे का क्या मतलब होता है, मीन्स बाय फेथ अलोन, यानी कि केवल विश्वास से, केवल विश्वास से। ठीक है, यानी कि ईश्वर को पाने का तरीका है कि केवल आप उस पर विश्वास करें, इससे आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि सोला ग्रेसिया, यानी कि इसका क्या मतलब है कि केवल अनुग्रह से, बाय ग्रेस अलोन, केवल अनुग्रह से, यानी कि केवल आप ईश्वर से अनुग्रह विनती करिए, उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगिए। ठीक है, तो अनुग्रह से ईश्वर को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इनका ये कहना था। सोला स्क्रिप्चुरा मीन्स बाई स्क्रिप्चर अलोन, यानी कि केवल धर्म ग्रंथ से, केवल धर्म ग्रंथ से।
धर्म ग्रंथ मतलब कि केवल आप बाइबल के अध्ययन पे जितना ज्यादा जोर देंगे, उसकी शिक्षाओं का प्रसार प्रसार करेंगे, तो आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और ये मतलब सिर्फ आपके चाहने से नहीं होगा, ये सारी चीजें जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा तब तक आप ये नहीं कर सकते, इनका ऐसा मानना था। ठीक है, तो ये पूरा जो लैटिन फ्रेज है, हमने इसको समझ लिया कि सोला फिडे क्या है, सोला ग्रेसिया क्या है, सोला स्क्रिप्चुरा क्या है। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हेयर आर सम ऑफ द की प्रैक्टिस ऑफ प्यूरिटेनिज्म, यानी कि प्यूरिटेनिज्म के अंतर्गत हम कौन कौन सी चीजें करते थे। ठीक है, ये समझिए कि बाइबल की स्टडी करते थे। प्यूरिटेनिज्म के अंदर लोगों को ये बोला जाता था, अवेयर किया जाता था, किसके लिए, तो बाइबल की स्टडी के लिए। ठीक है, उसकी शिक्षाओं के लिए। ठीक है, एजुकेशन जो उसमें थी वो पढ़ने के लिए। ठीक है, उसको उसके लिए उसको अवेयर करने के लिए लोगों से प्रचार प्रसार किया जाता था, बाइबल की स्टडी के लिए। और प्रेयर पे फोकस किया जाता था। ठीक है, सरमन्स यानी कि जो लोग मतलब सरमन्स का मतलब होता है कि उस दिन आपको कोई काम नहीं करना, आपको सिर्फ ईश्वर की पूजा पाठ करना है। उसमें आपको प्रेयर्स में जाना है, चर्च में जाना है, ये सब होता है। एजुकेशन पे ये ज्यादा फोकस करते थे। ठीक है, इन्होंने कई तरीके के स्कूल्स खोले और वहां पे बच्चों को स्कूल जाने के लिए मतलब उनको उत्साहित किया, लोगों बच्चों को स्कूल लेके गए। ठीक है, एजुकेशन पे ज्यादा जोर दिया। फास्टिंग यानी कि आपको उपवास रखना है, उपवास रखना है। और आपको मतलब किसी को के मन उपवास के टाइम आपके मन में किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष जैसी भावना नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सबत ऑब्जर्वेंस। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे वर्क जो था, वर्क मानी कड़ी मेहनत आपको करना है, क्योंकि कड़ी मेहनत से आप जब तक अपने काम से नहीं प्यार करेंगे तब तक आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, एजुकेशन नहीं दे सकते, और ना ही आप अच्छे मन से आप प्रेयर कर सकते हैं ईश्वर की। ठीक है, फैमिली को ज्यादा सपोर्ट करते थे ये प्यूरिटेनिज्म, ये कहते थे फैमिली के पालन पोषण पे ध्यान देना चाहिए। और मोरालिटी सबसे ज्यादा, कि मतलब बाइबल में जो भी शिक्षाएं दी गई हैं उनका आप अपने जीवन में मतलब पालन करें, और अपने जीवन में भी उनको लेके आएँ जो जीसस ने बताया है। और मोरालिटी को स्प्रेड करें जितना हो सके। ये सब मतलब प्यूरिटेनिज्म के अंतर्गत ये सारी चीजें होती थी। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देख लेते हैं इस दौरान के कुछ लिटरेरी फिगर्स थे, उनके बारे में हम समझ लेते हैं कि वो कौन थे। ठीक है, तो जॉन मिल्टन यहाँ पे फर्स्ट नेम हो जाते हैं, जॉन मिल्टन। ठीक है, मिल्टन्स एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, जो कि मतलब एक तरीके की रिलीजियस पोएम थी और एपिक पोएम थी, जिसने क्या किया, इज अ स्टैंड आउट वर्क ऑफ पीरियड एक्सप्लोरिंग रिलीजियस एंड मोरल थीम्स। ठीक है, थ्रू इट्स रिटेलिंग ऑफ द बाइब्लिकल स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव। ठीक है, एडम एंड ईव के थ्रू इन्होंने मतलब बताने की कोशिश किया है कि मतलब गॉड ज्यादा स्ट्रांग है, गॉड का क्या रोल हो, सैटन था उसमें, और किस तरीके से मतलब ह्यूमन सोसाइटी की मतलब ओरिजिन हुआ। ठीक है, तो ये सब चीजें एक एक तरीके से रीटेलिंग किया इस बाइबल को इन्होंने अपने वर्क में, जॉन मिल्टन ने। ठीक है, तो पैराडाइज लॉस्ट इनका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है। और इसके बाद इन्होंने एक और वर्क लिखा है यहाँ पे, पैराडाइज रीगेन्ड। क्योंकि मिल्टन का ऐसा मानना था कि उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ था जब उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा था। ठीक है, तो उसके बाद उसी के उसमें उन्होंने दोबारा से एक अपना एक और वर्क लिखा, पैराडाइज रीगेन्ड। ठीक है, अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ पे प्ले राइट बन जाते हैं, पोएट बन जाते हैं, वो कौन है उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंड्रयू मार्वेल, मार्वेल्स पोएट्री ऑफ्टन एड्रेस्ड पॉलिटिकल एंड रिलीजियस थीम, यानी कि इनकी पोएट्री किस पे बेस्ड थी, पॉलिटिकल और रिलीजियस थीम्स को एड्रेस करती थी। एंड हिज वर्क्स इंक्लूड, इनका एक फेमस वर्क है, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस एंड अपॉन एप्लेटॉन हाउस। ठीक है, तो इनके दो ये इंपॉर्टेंट वर्क्स हो जाते हैं, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी जब हम राइटर्स वाला जो अपना वीडियो सेशन लेंगे उसमें हम इन राइटर्स के इंपॉर्टेंट वर्क्स को पूरी तरीके से डिस्कस कर देंगे। ठीक है, और क्लियर यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट ये दो जो हमारे पोएट हो जाते हैं, यहाँ पे क्लियर हो जाता है लिटरेरी फिगर के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे इम्पोर्टेंट पोएट हैं वो है जॉन बनियान। जॉन बनियान द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ठीक है, तो इनका इम्पोर्टेंट वर्क कौन सा है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ठीक है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ठीक है,
और इज अ लैंडमार्क वर्क ऑफ एलेगोरिकल फिक्शन, यानी कि ये कौन सा है, तो ये एलेगोरिकल फिक्शन है। ठीक है, प्रेजेंटिंग अ क्रिश्चियन एलेगोरी ऑफ जर्नी ऑफ द सोल टुवर्ड सेल्वेशन, ठीक है, जो कि प्रेजेंट करती है a Christian allegory of the journey of the soul towards salvation, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। और आप ये बताइएगा कि ये जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है, तो इसका मतलब कब ये पब्लिश्ड हुई थी, कमेंट बॉक्स में जाके आप लोगों को बताना है, ठीक है, जिससे आप मतलब जो भी कमेंट देखने आएगा उसको भी ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं बताऊंगी आपको। थॉमस हॉब्स का है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट प्ले राइट या पोएट हो जाते हैं इस टाइम के, वो है थॉमस हॉब्स, जो कि हॉब्स पॉलिटिकल फिलोसफी आज एक्सप्रेस्ड इन वर्क लाइक लेवियाथन रिफ्लेक्टेड द टर्ब्यूलेंट पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑफ द टाइम। ठीक है, जो कि इनका वर्क है ये इसका भी आपको लोगों को बताइएगा पब्लिश डेट। ठीक है, लेवियाथन। ठीक है, जो कि क्या है, एक तरीके से पॉलिटिकल फिलोसफी है। ठीक है, पॉलिटिकल फिलोसफी जो कि एक्सप्रेस करता उस टाइम पे किस तरीके का टर्बुलेंट पॉलिटिकल क्लाइमेट था, उसको एक्सप्रेस करता है। तो आप बताइएगा इसकी पब्लिश डेट। ठीक है, इसकी बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं इस टाइम पे कुछ लिटरेरी थीम्स थी जो काफी पॉपुलर थी, उनके बारे में देख लेते हैं। सो फर्स्ट है हमारी जो लिटरेरी थीम्स है यहाँ पे, उनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज हुआ है एलेगरी का। ठीक है, एलेगोरिकल राइटिंग वाज कॉमन ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, इस टाइम पे एलेगोरिकल पोएम्स का बहुत ज्यादा यूज हुआ और बहुत ज्यादा लिखी गई। ठीक है, पॉलिटिकल कमेंट्री। ठीक है, many works of literature from this era offered commentary on the political and social issue of the time। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल भी आपको एक चेंज देखने को मिल ही रहा होगा, जैसे कि इससे पहले इंग्लिश सिविल वॉर हुआ, चार्ल्स फर्स्ट का एग्जीक्यूट हुआ, तो वहां पे इससे क्या हुआ ना, एक तरीके से पॉलिटिकल टेंशन भी आपको दिखाई पड़ेगा वर्क्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हमारा लिटरेरी फीचर है, वो है एक्सप्लोरेशन ऑफ फेथ। द लिटरेचर ऑफ द कॉमनवेल्थ the period often grappled with question of faith, salvation and the nature of God, reflecting the deep religious conviction of many writers and thinkers of the time। ठीक है, तो यहाँ पे फेथ क्या है, ठीक है, इस पे बात की गई है वर्क्स में। यहाँ पे हमारा ये क्लियर हो जाता है लिटरेरी थीम्स क्या थी इस एज में। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये इंपॉर्टेंट सेशन जो जो था यहाँ पे कंप्लीट होता है। होप गाइज आप लोगों ने एंजॉय किया होगा कॉमनवेल्थ लिटरेचर को, जो था एज था, और ओलिवर क्रॉमवेल कौन थे, इन सबको मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। और प्यूरिटैनिज्म क्या है, प्यूरिटन्स क्या थे, उनके क्या मोरल वैल्यूज थी, वो किस तरीके से सोचते थे, किस तरीके की प्रैक्टिसेस होती थी प्यूरिटैनिज्म के टाइम पे, उस सबको हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों को हमारा सेशन पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, और अगर नहीं पसंद आया या फिर कोई डाउट है आपका या फिर और बेटर आप कुछ चाहते हैं, तो आप जाके अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।